नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मिर्जा अजीम बेग चुगताई के हास्य उपन्यास शरीर बीवी का 5वां परिच्छेद। कुनैन का इस्तेमाल। वैसे तो हमारी कई मौसियां हैं, किंतु इनमें से जो सबसे छोटी हैं वे बहुत फर्स्ट क्लास हैं। इस कारण से नहीं कि वे हमें अधिक प्यार करती हैं, बल्कि इस कारण से कि हमें और हमारी बीवी को वे बहुत पसंद करती हैं। एक बार हमारे यहाँ आई तो हमारी बीवी का नाम चांदनी रख गई। वे कहने लगी कि चूंकि तेरी बीवी चांदनी की तरह खिली रहती है, अतः उसका नाम चांदनी बहुत ठीक है। हमने कहा कि आपको नहीं मालूम, ये कदापि इस योग्य नहीं कि इसका नाम चांदनी रखा जाए, बल्कि इसका नाम तो हम अंधेरा इत्यादि रखने की बात सोच रहे हैं। किंतु वे न मानी और उन्होंने हमारी जन्मजात नेक बीवी को चांदनी की उपाधि दे ही दी। हम 2-4 दिन चांदनी कहने के बजाय अंधेरा ही कहते गए, किंतु अंत में हम भी चांदनी कहने लगे, जो अब तक जारी है, और उसी समय से हम उसे चांदनी कहते हैं। नौकरी ऐसी चीज है कि एक जगह रहना ही नहीं होता, किंतु एक बात ये भी है कि जहां जाना होता है वहां नए यार दोस्त पैदा हो जाते हैं। इस नई जगह में हमारे एक दोस्त पैदा हो गए। ये काश्मीरी पंडित थे और नहर के इंजीनियर थे, और थोड़े ही दिनों में उनसे काफी दोस्ताना हो गया, जिसका कारण कदाचित ये था कि चांदनी की और उनकी बीवी की खूब घुटती थी। चांदनी उनके यहाँ प्रायः जाया करती थी। उनके बंगले पर जब एक बड़ा सा नहाने का हौज देखा, तब उसने उनकी बीवी से कहा कि आखिर क्यों न इसको साफ करके भरा जाए। ये हौज बहुत ही मैला पड़ा था, तैरना सीखने के लिए बनाया गया था, और नहर से उसमें पानी आने का रास्ता था। चारों ओर से बंद था और छत पर टीन छाया हुआ था। दोनों की सलाह हो गई और पंडित जी की बीवी ने उसकी सफाई इत्यादि शुरू करा दी। इस हौज के शौक में चांदनी पागल हो रही थी। कई दिन हौज की मरम्मत और सफाई देखने के लिए गई और बड़ी दिलचस्पी ले रही थी। हमने उसके लिए बंबई से नहाने का जनाना सूट मंगाया, जिसको देखकर इंजीनियर साहब की बीवी ने भी मंगाया। बड़े शौक और प्रतीक्षा के बाद वह दिन आया कि हौज भरा गया और वह नहाने गई। सफर में पहली बार उसे पानी में खेलने का अवसर मिला तो वह प्रतिदिन जाने लगी। धीरे धीरे इस शौक ने संक्रामक रूप धारण कर लिया और दूसरी औरतों को भी शौक पैदा हो गया, और इंजीनियर साहब के बंगले पर मानो नहाने और तैरने का एक क्लब स्थापित हो गया। हम इस क्लब से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये तो प्रतिदिन का झगड़ा हो गया कि बीवी तैरने चली जाती और हम शाम को इधर उधर मारे मारे फिरते। हम बहुत प्रयत्न करते कि किसी दिन तो न जाए और उसको रोकते, किंतु वह कहती थी कि अब तुम क्लब इत्यादि जाना शुरू कर दो, मैं तैरना सीख रही हूं। हम कहते थे कि एक ना एक दिन तू डूबेगी और उल्टी लटकाई जाएगी। इंजीनियर साहब के यहाँ उनकी बीवी ने ये सलाह दी थी कि मोटर के ट्यूब में हवा भरकर उसकी सहायता से तैरना चाहिए, अतः हमने 2 ट्यूब मोटर के मंगाकर दे दिए। खुलासा ये कि उसको ऐसा शौक पैदा हो गया कि दिन भर यही इंतजार करती रहती थी कि कब शाम हो और मैं जाऊं। वहां से आकर अपनी तैराकी और गोताखोरी की मनोरंजक कहानियां सुनाया करती। शरारतें वहां भी उसके साथ थीं, और उसका ये मनोरंजक काम था कि वह चुपके से पानी में बैठकर किसी नई आने वाली बीवी के पैर को घसीटकर उसे गिरा दिया करती थी। ये हौज वास्तव में केवल तैरने और नहाने ही के लिए बनाया गया था। तीसरे दिन सवेरे नहर से साफ पानी इसमें भर दिया जाता था। एक ओर इसमें 2-3 सीढ़ियां थीं और कम पानी था, किंतु आगे दूसरी ओर सतह ऐसी ढालुआं थी कि गहरा होता चला गया था, इस तरह कि दूसरे किनारे पर आदमी के कद से भी अधिक गहराई थी। एक दिन की बात है कि चांदनी ने हमसे कहा, आज हम बहुत जल्द जाएंगी, क्योंकि इंजीनियर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं और दूसरी बीवियां भी आएंगी। हमसे कहा करती थी कि अब हम कुछ तैर लेती हैं। वहां आज काफी औरतों का मजमा था और चांदनी को एक और शरारत भरी बीवी वहां मिल गई। इन दोनों ने ये सलाह की कि एक बीवी को, जो पानी में बहुत डरती थी, घसीटा जाए। अतः
इन दोनों ने ऐसा ही किया और फिर पानी में ऐसा हुल्लड़ मचाया कि वह बेचारी गहरे पानी की ओर गिरी। इस गड़बड़ में उन्होंने चांदनी को घसीट लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों गहरे पानी में गोते खाने लगीं। हालांकि मोटर के ट्यूब पानी में मौजूद थे, किंतु वहां होश ही दुरुस्त न थे कि उनकी सहायता ली जाती। तात्पर्य कि एक दूसरे को पकड़कर इस प्रकार गोता खा रही थीं कि नौबत डूब जाने तक की पहुंची। इसी समय दूसरी बीवियों ने एक साड़ी भीतर फेंकी, जिसका किनारा पकड़कर दोनों निकल आईं, किंतु बुरा हाल था। नाक और मुंह से न मालूम कितना पानी पेट में जा चुका था और आश्चर्य नहीं कि यदि थोड़ी देर और बीत जाती तो दोनों डूब जाती। हम घर पर प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह मुस्कुराती हुई पहुंची। हमने कहा कि आज क्या मामला है कि जल्दी आ गई, तो उसने किस्सा सुना दिया। हमने समझा कि मामूली सी बात है, अतः हमने बीवी की खूब दिल लगी उड़ाई। उसको प्यास लग रही थी और उसने 2 बार 2 गिलास पानी पिया और फिर भी प्यास न बुझी। थोड़ी देर बाद उसको कै हुई और तबीयत खराब हो गई। खांसी अलग थी। तकलीफ इतनी हुई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, मालूम होता है फेफड़ों पर भी पानी का कुछ असर पहुंच गया है, क्योंकि खांसी बहुत आ रही थी। उन्होंने कहा, दवा सवेरे दी जाएगी, पहले पेट में से पानी निकालना चाहिए। उन्होंने एक चारपाई मंगाई और उसका पैताना खूब ऊंचा कर दिया। फिर चांदनी से कहा कि उस पर लेटो। उसको इस प्रकार लटकाया कि मुंह सिरहाने की ओर लटका रहे और औंधी पड़ी रहे। पेट के नीचे एक तकिया रखकर हम उस पर तैनात किए गए कि समय समय पर उसको ऊपर से दबाकर कै कराएं। डॉक्टर साहब के जाते ही हमने कहा, कहो, हम कहते थे ना कि उल्टी लटकाई जाओगी। खुलासा ये कि 2-3 घंटे तक थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको दबाते और फिर कै होती रही और इतना पानी निकला कि हमें बड़ी परेशानी हुई। कै करते करते बेचारी परेशान हो गई और हैरान हो जाने से हरारत सी हो गई। उसको बड़ी बेचैनी थी और नींद न आती थी और घबराहट और प्यास थी। हमने बड़ी कठिनाई से उसको थपक थपक कर और सिर सहला सहला कर सुलाया। सवेरे उठी तो तबीयत रात की तकलीफ के कारण बहुत ही सुस्त और कमजोर थी। हम कचहरी से लौटे तो देखा कि चारपाई पर चादर ओढ़े लेटी हुई है। हम जानते थे कि अवश्य जाग रही होगी और बनकर पड़ी है, अतः हमने आते ही गुदगुदाया। उसने हंसते हुए चादर को जब मुंह से हटाया, तब हम क्या देखते हैं कि चेहरा तमतमाया हुआ है और लाल हो रहा है। हमने मस्तक पर हाथ रखकर देखा तो बुखार था। अब चांदनी को बारी से बुखार आने लगा। बुखार बंद हुआ तो फिर और तबीयत खराब रहने लगी। हमने हकीम के इलाज की सलाह दी। वह न जाने क्यों हकीमों के इलाज के खिलाफ थी। कठिनाई से राजी हुई। दूसरे दिन हमने हकीम साहब को बुलवाया। ये हकीम वास्तव में कुछ यों ही से थे। चांदनी ने जब उनको देखा तब और भी बुरी राय कायम की। हकीम जी ने हाल पूछा और ब्यौरेवार हाल सुना। हाजमे का जब हाल पूछा तब उसको शरारत सूझी। उसने उनसे कहा कि हाजमा तो मेरा आजकल ऐसा है कि चाहे जो खाऊं वह सब हजम होकर पूरा पूरा खून बन जाता है, इस तरह कि पाखाना तक नहीं बनता। हकीम साहब की समझ में न आया कि वे उसको जानबूझकर अनजान बनी हुई समझे या वास्तव में ये समझे कि रोगी भ्रांति में है। बहरहाल उन्होंने पहले तो कब्ज के संबंध में दोहराया, फिर नुस्खा लिखा। चांदनी उठकर 2 खोटे रुपए निकाल कर लाई, जिसे हमने उनकी भेंट किए। हमें उसका पता बाद में लगा और हमने खोटे रुपये लौटा लिए। हकीम जी का नुस्खा उसने फौरन फाड़ डाला और फिर डॉक्टरी इलाज शुरू कर दिया, जिसमें कुनैन का इस्तेमाल अधिक था, किंतु शीघ्र ही आराम हो गया। डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था कि यदि नैनीताल इनको ले जाओ तो बहुत शीघ्र तबीयत ठीक हो जाएगी। अतः हमने उससे वादा कर लिया कि तुझको अवश्य नैनीताल की सैर कराएंगे। भाग 2। इन दिनों कुनैन के प्रयोग से न जाने चांदनी को क्या हो गया। पहले ही अपनी शरारतों में क्या कम कुनैन का इस्तेमाल करती थी और अब तो मानो वह पागल हो गई। एक बड़े बोतल में
उसने सैकड़ों ग्रीन कुनैन खोल खोल कर बहुत तेज मिक्सचर तैयार कराया और पुड़ियां अलग थीं। शक्कर में मिली हुई कुनैन अलग रखी गई और ये सब केवल शरारत की नियत से। समय समय पर हमारे दोस्त ही अभ्यास की पट्टी नहीं बनते थे, बल्कि हम और बहुधा दूसरे लोग भी शरारत का निशाना बनते थे। और फिर उनमें कुछ ऐसे भी होते थे जिनसे मजाक करना अभिष्ट ही न होता था। हमारी बाहर की अलमारी में खाने पीने की चीजें रखी रहती थीं। हम तो केवल समय पर बीवी के साथ ही खाते थे और वह स्वयं निकालती थी, किंतु हमारे यार दोस्त प्रायः बेवक्त उस पर डाकेजनी करते थे। एक दिन की बात है कि एक साहब इस अलमारी पर हमला कर बैठे। उन्होंने एक बिस्कुट लेकर कुछ रस भरी का जाम चढ़ाकर उसे जब खाया, तब बस बल खा गए और थूकते फिरे। दौड़कर बरामदे से सुराही लेकर जब कुल्ली की, तब और भी आनंद आया। वहां एक की जगह पर आज 2 सुराहियां रखी थीं और उनमें से एक में कुनैन घुली हुई थी। हमने देखा कि इस सुराही पर एक लेबल लगा है कि ये पानी पीने का नहीं है। हम भीतर पहुंचे कि बीवी से इस नालायकी का कारण पूछें, तो वहां दूसरा ही रंग था। वह खड़ी हुई मुर्गियों को घेर कर धीरे धीरे पानी के कुंडे की ओर ला रही है। हम जब आए तब मुर्गियां कूद कूद कर भाग गईं। प्रथम इसके कि हम कुछ कहें, वह हम पर बिगड़ने लगी कि मुर्गियां क्यों भगाईं। हमने कहा आखिर क्या हुआ, तो वह कहने लगी हम इन्हें पानी पिलाने लाई थीं। हमने कारण पूछा तो हंसने लगी। मालूम हुआ कि मुर्गियों के कुंडे में कुनैन मिलाकर रखी गई है। हमने उससे कहा कि आखिर ये क्यों तू इस प्रकार जालिम बन गई है कि जानवरों तक को परेशान करती है, और फिर शिकायत की कि आखिर ये कैसी बेवकूफी है कि खाने पीने की चीजों और पीने के पानी में भी कुनैन मिला दी। उसने कहा इसलिए कि हर आदमी न खाए, और सुराही में इसलिए मिलाई कि देखूं दिन में कितने अक्लमंद आते हैं और कितने बेवकूफ, क्योंकि सुराही पर लिखा हुआ है कि ये पानी पीने का नहीं है। फिर भी लोग न माने तो किया क्या जाए। हम खड़े बातें ही कर रहे थे कि नौकर लड़का कुत्ते को बुलाकर लाया। उसका खाना उसके बर्तन में रखा हुआ था। हमने कहा ये क्या मामला है कि कुत्ते को इस समय खाना दिया जा रहा है, तो वह कहने लगी तुम रहने दो। हम हंसी से समझ गए, बेचारे कुत्ते ने जो तेजी से रोटी और दूध खाया तो वह थूकता फिरा और चांदनी तमाशा देखकर पागलों की भांति हंसी के मारे लौटती फिरी। हम भी हंसने लगे कि कैसी अजीब बीवी हमें मिली है। इतने में दौड़ी गई और एक रकाबी लाई। उसको खोलकर जब दिखाया तब हम क्या देखते हैं कि अंडों का लाजवाब हलवा है। केसर और केवड़ी की महक से दिमाग तर हो गया। चांदी के वर्क लगे हुए हैं, बादाम और पिस्ता के छोटे छोटे टुकड़े छिड़के हुए हैं। हमने कहा ये तो बड़े जोर की चीज तुमने तैयार की है। हमें बिल्कुल ख्याल न आया कि इस नालायक ने इतने पैसे बर्बाद करके उसको भी कड़वा कर डाला है। फौरन एक और डाल ही तो लिया। वह प्लेट रखकर हंसी के मारे बेदम होकर लोटपोट होकर कमरे में पलंग पर जा पड़ी। हमने गला कड़वा होने से पहले ही झट थूक दिया और उसको इस शरारत की सजा के लिए गुदगुदा के बेदम कर दिया। तात्पर्य कि दिन रात उसको अब कुनैन के मजाक सूझते थे। वह कहती थी कि मेरा काबू नहीं जो बाजार की सभी मिठाइयों में कुनैन मिला दूं। तात्पर्य कि कुनैन खिलाने का अभ्यास आजकल जोरों पर था, किंतु हम नहीं जानते थे कि कुनैन का ये शब्द अभी क्या रंग लाने वाला है। भाग 3। हमने चांदनी से कहा कि यदि तुमको वास्तव में नैनीताल चलना है तो कुनैन खिलाने की आदत को कम करो, नहीं तो तेरा वहां जाना बिल्कुल स्थगित हो जाएगा। इस पर उसने कहा कि यदि कहीं ऐसा हो गया तो फिर समझ लो कि सारे घर में कुनैन ही कुनैन दिखाई पड़ेगी। नैनीताल जाने की तैयारी उसने बड़े जोर से की। सामान यद्यपि थोड़ा था, किंतु कुछ गर्म कपड़े भी थे। चलते समय हमने देखा कि एक डिब्बा पान बनाने की जगह पर पान के 2 डिब्बे तैयार हो रहे हैं। हमें मालूम न था कि एक में कड़वे पान हैं, नहीं तो हम उस शरारत को रोक देते।
केवल पानों के कारण वास्तव में गाड़ी में ऐसी देर हुई कि हम टिकट तक न खरीद सके और कठिनाई से चलती गाड़ी में सामान इत्यादि जिस तरह हो सका रखकर एक मर्दाने ड्योढ़े डिब्बे में बैठ गए जो संयोग से सामने ही था। इसमें काफी गुंजाइश थी और चांदनी ने झट बिस्तर खोलने के लिए कहा। हमने कहा कि ये इंटर क्लास है, इस समय खाली है, किंतु आगे चलकर कदाचित भर जाए। किंतु उसने कहा कि नहीं, जब जगह काफी है तब बेकार क्यों ज्यादा रुपए खर्च किए जाएं। बात ये थी कि ये डिब्बा बहुत बड़ा था और आदमी केवल 3 ही थे। इससे अधिक क्या जगह मिलती? किंतु हम जानते थे कि आगे चलकर अवश्य मुसाफिर आएंगे और आश्चर्य नहीं कि सोने को भी न मिले। उसने कहा कि बिछौने ऊपर की लटकी हुई बेंच पर लगा लो, जिससे कि फिर सब झगड़ा ही जाता रहे। अतः हमने यही किया। एक पर उसका बिस्तर लगाया और उसके नीचे जो सीट थी उस पर हम बैठ गए। क्योंकि हमें अभी अगले स्टेशन पर टिकट खरीदने थे, बीवी को तो हमने ऊपर चढ़ा दिया और वह आराम से तकिया लगाकर लेट गई। अगले स्टेशन पर मौका न मिला, किंतु हमने गार्ड से कह दिया। दूसरे स्टेशन पर हम टिकट लेकर जब लौटे तब क्या देखते हैं कि एक भारी भरकम लाला साहब हमारी सीट पर कब्जा किए विराजमान हैं। उनका ढेर का ढेर सामान ऊपर नीचे सब रखा हुआ था। हमने कहा कि हजरत, दूसरी जगह खाली हुए भी आपने हमारी जगह क्यों ले ली? वे कहने लगे कि मैं कोने की जगह चाहता था। हमने दूसरी कोने वाली जगह बताई तो उन्होंने कहा कि वहां पखाना है। जब हमने कुछ और बहस की तब वे बोले कि हजरत, आपका नाम तो इस जगह पर लिखा न था और न आपने अपनी जगह रजिस्टर कराई थी। जितना हक आपको है उससे अधिक मुझको है। हम चुप हो गए। यद्यपि डिब्बा काफी बड़ा था, किंतु धीरे धीरे मुसाफिरों की भीड़ होनी शुरू हो गई। हमने देखा कि हमें नींद आ रही है और हमने सोचा कि यदि मुसाफिरों के आने का यही क्रम जारी रहा तो हम नीचे आराम से न सोएंगे। अतः हमने उस ऊपर वाली लटकी हुई बेंच पर बिछौना लगाया जो चांदनी की जगह के बिल्कुल मिली हुई थी। वास्तव में बीच में एक खिड़की का अंतर था। हमें नींद आने ही वाली थी कि नीचे कुछ राजनैतिक मामलों पर बातचीत होने लगी। चूंकि हमारा भी राजनीति में काफी अधिकार है, इसलिए हम बहस करने के लिए नीचे आ गए। हम तो राजनैतिक बातों पर बहस कर रहे थे, किंतु हमारी शरारत भरी बीवी अपने नियमानुसार कुछ और ही कर रही थी। वास्तव में उसको अपने नीचे की मंजिल में रहने वाले मुसाफिर पर बहुत क्रोध आ रहा था और वह बदला लेने की चिंता में थी। उन हजरत ने एक स्टेशन पर कुछ खाने का प्रबंध किया। सबसे पहले अपने लोटे में पानी भरकर रखा। चांदनी ने जेब से छोटी शीशी निकालकर उसमें कुनैन का तरल सत इस सफाई से ऊपर ही से टपका दिया कि उन्हें कानों कान खबर तक न हुई, क्योंकि वे खरीद फरोख्त में लगे हुए थे। वे उठकर बाहर गए और खिड़की में से अपनी जगह पूरियां और तरकारी खरीद कर रखी और मिठाई वाले से बातचीत करने लगे। इतने में उस चुलबुली ने पूरियों के साग को भी कड़वा कर दिया। लोग इस तरह बातों में लगे थे कि उसने ऊपर से चुपके से शीशी में से बूंदें टपका दी और किसी को पता तक न चला। हम बड़े आनंद से राजनीति पर बहस कर रहे थे कि जोर से थूकने और खा खा की आवाज आई। मुड़कर देखा तो लाला साहब चलती गाड़ी से सिर बाहर निकाले थूक रहे हैं। लोटा लेकर जब कुल्ली की तब और भी मजा आया। बुरी तरह खंखार कर थूक रहे थे। हमने पूछा कि हजरत, ये क्या बला है? तो वे बहुत ज्यादा परेशान होकर थूकते हुए बोले कि साहब, मालूम होता है पूरी वाले ने मुझे जहर दे दिया, किंतु पानी कैसे कड़वा हो गया ये बात किसी की समझ में ना आई। हमने मन में कहा, अरे गजब हो गया, क्योंकि हम समझ गए कि ये किसकी कारगुजारी है। वह अपनी चादर के एक किनारे से झांक कर तमाशा देख रही थी। जैसे ही हमने उसकी ओर देखा कि उसने मुंह ढक लिया। लाला साहब ने पूरियां और साग फेंक दिया और पानी भी फेंक दिया। किसी की समझ में न आता था कि ये क्या बात है। लाला साहब मिठाई पर संतोष करके रुमाल से मुंह पोंछ करके लेट गए। लाला साहब के सिरहाने एक बक्स रखा था, उस पर एक बंडल था और
उसके ऊपर एक टोकरी रखी थी। वे उठे और उन्होंने उसमें से एक बड़ा सा खुशबूदार अमरूद निकालकर खाया और फिर उसी प्रकार लेट गए। हम फिर बातें करने में लग गए। जब थक गए और नीचे काफी मुसाफिर भर गए, तब हम अपनी जगह से सोने के विचार से उठे। नीचे की बेंच पर लाला साहब बेखबर सो रहे थे। हम चांदनी के पास आए और हमने उसके कान में उंगली डालकर कहा, यदि तू शरारतों से बाज न आई तो अवश्य इस सफर में कहीं मारी पीटी जाएगी। हम अपनी जगह पर चढ़ गए। हम लेटे ही थे कि हमारी पीठ में कोई गोल गोल चीज गड़ी। हमने जब उठकर देखा तब 3 बड़े बड़े इलाहाबादी अमरूद पाए। हम झट समझ गए कि इसने उस टोकरी में से अमरूद चुराए हैं। हमने जब उधर देखा तब वह धीरे धीरे हंस रही थी और उंगली के इशारे से चाकू मांग रही थी। वह वास्तव में चादर में मुंह लपेटे हुए अमरूद कतर कर खा रही थी। हमने चाकू निकाला और अमरूद काट करके बीवी को दिया। अमरूद की टोकरी उसके पैताने के पास थी और उसने अब अपना सिर उस ओर करके धीरे धीरे टोकरी से अमरूद निकालना शुरू किए। क्योंकि टोकरी का मुंह ऊपर के तख्ते से बिल्कुल मिला हुआ था, लाला साहब को पता ही न था कि क्या हो रहा है। उसने एक एक करके हमारे ऊपर अमरूद फेंकना शुरू किए। हम इशारे से कह रहे थे कि तू अवश्य मारी जाएगी, और वास्तव में हम बहुत घबरा रहे थे कि कहीं ये चोरी करने में पकड़ी न जाए। एक एक करके उसने सभी अमरूद निकाल लिए और हमसे इशारे से कहा कि नीचे लोगों को बांट दो। हमने फिर देखा और अमरूदों के मालिक साहब को बेखबर सोता हुआ पाया। अतः हमने झट उतरकर स्वाभाविकता के साथ सभी लोगों के हाथ में 2-2 अमरूद दे दिए और शेष सबके बीच में एक बेंच पर रख दिए कि खाइए। उनमें से एक साहब चांदनी की ये सभी शरारतें कदाचित देख रहे थे, क्योंकि वे कोने में बैठे हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। चांदनी ने उनको देखा और वह समझ गई, अतः उसने उंगली से चुप रहने के लिए कहा और वे हंसकर सिर हिलाने लगे कि मैं न बताऊंगा। हम पहले की भांति अपनी जगह पर आकर लेट गए। नीचे लोग बड़े आनंद के साथ अमरूदों की दावत खा रहे थे कि स्टेशन आया और रेल के झटके से लाला साहब जाग उठे। वे हजरत जो उस कोने में बैठे थे और इस शरारत से परिचित थे, एक साहब से बोले कि जनाब लाला साहब को भी अमरूद खिलाइए। लोगों ने जब उनसे कहा तब कहने लगे कि मेरे पास स्वयं इलाहाबाद के अमरूद मौजूद हैं। एक साहब बोले कि अच्छा होता यदि आप कम से कम अपने अमरूदों का नमूना ही चखाते। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बड़े शौक से टोकरी से निकाल लीजिए। एक साहब उठे और उन्होंने टोकरी में हाथ डालकर उसको खाली पाकर कहा, वाह जनाब, आप अच्छा मजाक करते हैं, यहां तो पता तक नहीं है। ये सुनकर वे तड़प कर उठे और टोकरी को खाली पाकर चांदनी की ओर देखा, जो इस समय अमरूदों की टोकरी की ओर पैर किए हुए और चादर ओढ़े हुए मानो बेखबर सो रही थी। उनकी इस परेशानी पर कदाचित लोग इस मामले को समझ गए और एक अच्छा कहकहा लगा। बेचारे ये कहकर अपनी जगह पर बैठ गए कि ये मजाक ठीक नहीं। सवेरे हम बरेली के स्टेशन पर उतरे, सामान वेटिंग रूम में रखवाया, नाश्ता किया और बरेली शहर की खूब सैर की। दोपहर को लौटकर खाना स्टेशन पर खाया। जब चांदनी को मालूम हुआ कि खाने के दाम पूरे 7.5 रुपए चार्ज होंगे, चाहे हम सब खाएं या थोड़ा, तब उसको बड़ा क्रोध आया। वास्तव में सवेरे नाश्ता अधिक कर लिया था और इस समय कुछ खाया न गया। हमने देखा भी नहीं और तब हम हाथ धो रहे थे, तब उसने बचा हुआ सब खाना कुनैन से खराब कर दिया। केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि हम तो खाने की कीमत चुकाने में लगे और उसने अवसर पाकर बाहर के बरामदे में अंगीठी पर चाय की जो बड़ी केतली रखी थी, उसको भी खराब कर दिया। हम दोनों शीघ्र फिर शहर चल दिए। 2-4 मेजें और कुर्सियां खरीद कर घर भेजवाईं और फिर विभिन्न स्थानों की सैर करने चले गए। चिराग जलने के बाद बड़ी देर में स्टेशन पर लौटकर आए और हमें यहां आकर मालूम हुआ कि होटल के नौकरों ने
खाना खा खा कर खूब थूका और इसके अतिरिक्त कई मुसाफिरों को कड़वी चाय पिलाने के कारण ये किस्सा तूल पकड़ गया। यहाँ तक कि एक अंग्रेज ने होटल के बैरे को मारते मारते छोड़ा। हम चुप थे और हमने बिगड़कर चांदनी से कहा कि मालूम होता है कि तेरी बिल्कुल शामत आ गई है और तू स्वयं मार खाएगी और कदाचित हमें भी पकड़ावेगी, वह भी केवल अपने जुल्म के बदौलत कि न स्वयं खाए और न किसी को खाने दे। आखिर इससे क्या लाभ? हमारे इस लेक्चर का प्रभाव उल्टा पड़ा और वह कहने लगी कि तुम्हारी बला से हम मारे जाएं तो तुम हमको न बचाना। हम तो एक जगह बैठ गए और वह झल्लाकर प्लेटफॉर्म पर सीधी टहलने चली गई। सबसे पहले उसने ये जुल्म किया कि मुसलमानों के पानी वाले घड़ों का मुआयना करके सारा पानी कड़वा कर दिया। इसके बाद तो और भी गजब किया, और वह ये कि रेलवे अफसरों के कमरे के आगे एक सुराही रखी थी, इसको भी कड़वा कर दिया। वहां से वह सीधी हिंदुओं के पीने के पानी के पास गई, किंतु वहां कड़ा पहरा था। वह वहां घूम ही रही थी कि हम भी पहुंचे, और चूंकि शरारत उसके चेहरे से प्रकट हो रही थी, अतः हम समझ गए और उसको पकड़ लाए और कहा कि कमबख्त, तुझको आज ये क्या हो गया है? क्यों मार खाने की बातें कर रही है? किंतु ये सब व्यर्थ था, क्योंकि वह फिर हमारे पास से सरक गई और अब उसने एक दूसरी ही शरारत की। जरा कुछ अलग जगह में खड़ी होकर पान वाले को बुलाया, उससे 2 आने के पान लिए और हमारे लिए खामखा सिगरेट की डिबिया खरीदी और उसको 10 रुपए का नोट दिया। उससे ये पूछ लिया था कि उसके पास 5 के नोट के रुपए हैं। पीछे कहा कि 5 का नोट नहीं 10 का है। वह खोंचा रखकर नोट के रुपए लेने गया और यहाँ उसने कत्था और चूना बिल्कुल कड़वा कर दिया। हमें इसका बिल्कुल ज्ञान न हुआ। शरारत करके वह लौट आई और मुस्कुरा रही थी। हमने कहा, क्या कहीं नया शिगुफा छोड़ा है? क्योंकि उस समय उसके चेहरे और आंखों से शरारत टपक रही थी। हमने जब आग्रह किया तब उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, केवल पान वाले से 2 आने के पान और तुम्हारे लिए सिगरेट ले आई हूं। हमने चौंक कर कहा कि क्या तूने पान वाले के साथ भी कुछ किया? इस पर उसका हंसी के मारे बुरा हाल हो गया और उसने धीरे धीरे सब हाल सुनाया। हमने कहा कि अब तू बिल्कुल पुलिस के द्वारा पकड़ ली जाओगी, ये बात बड़ा अपराध है। हमने बड़ी ही मनुष्यता के साथ इन सभी शरारतों की कठिनाइयों को बताया और कहा कि अब यदि तूने ऐसा किया तो तेरी कुशल नहीं है। वह कुछ राजी होकर बोली कि यदि बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो मैं करूंगी, नहीं तो ना करूंगी। फिर उठकर जाने लगी तो हमने पकड़ लिया कि अब हम तुझे न जाने देंगे, हमारे पास बैठी रह, क्योंकि तू फिर शरारत करेगी। उसने हमसे बहुत कुछ वादा किया, किंतु हमने न छोड़ा, तो उसने कहा कि अब मैं अपना वादा वापस लेती हूं। हमने एक न सुनी। रात का समय था, अतः हमने कुछ मामूली नाश्ता और चाय वेटिंग रूम में मंगवाई। चाय आई और हमने 2 प्यालियां बना ली। हम चम्मच से चाय में शक्कर मिला रहे थे और कुल्ली के लिए पानी मंगवाया था। क्योंकि पान खा रहे थे, हम बाहर से कुल्ली करके आए, तब हमने अपनी शरारत से भरी हुई बीवी के चेहरे पर वह खामोशी देखी जो बहुत ही गहरी शरारत से संबंध रखती है। हमने जब प्याली की ओर देखा तब हम समझ गए कि ये चुलबुली कदाचित अब हमारे ऊपर हाथ साफ कर रही है। हमने ध्यान से जो चेहरा देखा तो हमारा संदेह और भी निश्चय हो गया और वह हंसने लगी। हमने कहा, क्या पागल बन गई है, क्यों हंसती है? इस पर वह और हंसी और पान वाले का किस्सा कहने लगी। हम उसी प्रकार चाय चला रहे थे और हमारा संदेह कुछ मिट गया था और हमने चाय की प्याली पीने के लिए उठाई कि उसको फिर हंसी आई, जिसको उसने थूकने के बहाने से टालना चाहा। वह अंगीठी में थूकने के लिए उठी और उधर हमने अवसर पाकर बचाव की दृष्टि से इस सफाई से चाय की प्याली बदल ली कि उसको संदेह तक ना हुआ। हम इस चाय से इस तरह से खेल रहे थे कि जैसे उसके ठंडे होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उसने
अपने आगे की चाय की प्याली उठाई जो हमारे लिए कुनैन के द्वारा जहर के समान बनाकर रखी गई थी। पहले ही घूंट में बस उसको मजा मिल गया। चाय गर्म न थी और चूंकि उसको संदेह भी न था, अतः एक बड़ा सा घूंट उसने ऐसा पी लिया कि गले के पार हो गया। क्या बताएं कि हमने कैसे झुक झुक कर सलाम किए और कैसा मजा आया। उसका भी हंसी के मारे वह बुरा हाल था कि थूकना मुश्किल हो गया। भाग 4। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म पर आए और थोड़ी देर में काठ गोदाम वाली गाड़ी आ गई। हमने अपना सामान एक दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में लगवाया जो बिल्कुल खाली था। हम उस पान वाले का तमाशा देखने के लिए गए जिसके कत्थे और चूने को चांदनी ने कड़वा कर दिया था। हमें अधिक खोजने की परेशानी न उठानी पड़ी क्योंकि बहुत शीघ्र हमने देखा कि एक पान वाले से कुछ लोग लड़ रहे हैं। दूसरे लोग झगड़ा सुनकर और आ गए और इनमें से कुछ और ऐसे थे जो कहते थे कि हमारा पैसा वापस कर क्योंकि तूने हमारा पान कड़वा कर दिया। हम तो इस मनोरंजक झगड़े को देखकर अपनी बीबी की शरारत से आनंदपूर्ण हो रहे थे और उधर हमारी जन्मजात नेक बीवी कुछ और ही कर रही थी। एक सालन रोटी वाला मुसलमान हमसे तकाजा कर चुका था कि हम उसके गंदे सौदे में से कुछ खरीदें। हालांकि चांदनी ने कई बार उसको टाल दिया, किंतु वह न माना और विवश होकर उसने उससे कहा कि अच्छा, एक प्याले में थोड़ा सा निकाल कर हमारे सामने नमूने के तौर पर रखो। हमारी सीधी सादी बेगम साहिबा ने नमूना खिड़की से भीतर लेकर बिजली की रोशनी में देखा और नापसंद करके लौटाल दिया। उस बेचारे को क्या मालूम था कि कारगुजारी की गई है। उसने झट अपने बड़े बर्तन में फिर डाल लिया। हम पान वाले का तमाशा देखकर लौट रहे थे कि एक ड्यूढ़े दर्जे के मुसाफिर से और उस बावर्ची से झगड़ा होते हुए देखा। हमने देखा कि गजब हो गया। हम जब अपने डिब्बे में लौटकर आए तब देखा कि किसी दूसरे साहब का सामान रखा है और बेंच पर चाय के लंबे बर्तन में कुछ मक्खन, टोस्ट और चाय रखी है। हमने धीरे से बीवी से कहा, अरे तू ये क्या जुल्म ढा रही है। वह इस समय पूरी पर्दा नशीन बीवी बनी हुई थी और बुर्का ओढ़े बैठी हुई थी। उसने ये इस गरज से किया था कि यदि कोई भला मानुस हो तो उसको देखकर कदाचित न आए, किंतु एक साहब फिर भी आ गए। वे डिब्बे के बाहर खड़े होकर कुछ झिझके। पहले तो कहा कि ये जनाना डिब्बा नहीं है। इस पर चांदनी बोली कि जनाब, जनाना डिब्बा है। उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके जनाने डिब्बे में चली जाएं। चूंकि उसने इनकार किया, अतः उनके नौकर ने उनका सामान इत्यादि रख दिया। वह चाय मंगवाकर किसी दूसरी जगह बातें करने में लगे थे। उनकी गैर मौजूदगी में ये कहना व्यर्थ है कि उनकी चाय के साथ चांदनी ने क्या कार्रवाई की। इसी पर संतोष न किया, बल्कि उनके लोटे में जो खाली था काफी मात्रा डाल दी और फिर जुल्म ये ढाया कि उनकी बर्फ रखने की बोतल में भी कुनैन डाल चुकी थी, जो कि हमें बाद में मालूम हुआ। इतने में वे हजरत आए। बहुत ही सज्जन थे। हमसे दो एक बातें हुई और हमें चाय पर बुलाने लगे। केतली में से चाय उंडेलते हुए उन्होंने हमसे कहा कि साहब, यहाँ स्टेशन पर आज विचित्र ही मामला है। हमने पूछा, वह क्या? तो उन्होंने कहा कि एक पान वाले से बहुत से आदमी झगड़ा कर रहे हैं। हमने कहा, क्यों? तो वे हंसकर बोले कि साहब, बड़ा मजा आया। क्या मजा आया? हमने पूछा। जी जनाब, तमाम लोगों के मुंह उस पान वाले ने कड़वे कर दिए। उन्होंने अधिक हंसते हुए कहा, और अब उससे सब लोग लड़ रहे हैं। फिर इसके अतिरिक्त सालन रोटी वाले को भी 2-3 आदमी घसीट रहे हैं कि सब सामान कड़वा है। यही नहीं, बल्कि सारा बरेली कड़वा हो रहा है। कह कहा लगाकर चाय में शक्कर मिलाते हुए उन्होंने कहा, क्या और भी कोई किस्सा हुआ? हमने बनकर पूछा। अजी, तमाम मुसलमानों के पीने का पानी कड़वा हो रहा है और वह मजा आ रहा है कि हंसते हंसते लोट खड़क। चाय की प्याली का घूंट उन्होंने क्या लिया कि गले में वह कठोर फंदा पड़ा कि थूक रहे थे। हमने कहा, हजरत, ये क्या हुआ? थे वे बड़ी अच्छी तबीयत के,
बेतरह हंसे और दोहरे हो गए और कहते गए कि साहब, मालूम होता है किसी कातिल ने चाय वाले पर भी हमला कर दिया। ये देखिए, सारी चाय कड़वी है। ये कहकर नौकर को बुलाया कि चाय वाले को बुलाओ। उसने आश्चर्य में आकर कहा कि साहब, क्या बताएं कि आज दोपहर से न जाने क्या हो रहा है कि कई मुसाफिरों ने मारते मारते छोड़ा। वह बेचारा चाय लौटा ले गया। इतने में नौकर उनका खाली लोटा भर कर लाया और उन्होंने कुल्ली जब की तब और भी थूकने लगे। कहने लगे कि ये क्या मुसीबत आई। मालूम हुआ कि नौकर नल से पानी लाया था। सारांश कि विचित्र परेशानी में थे। बाहर निकले तो मालूम हुआ कि रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर इसकी जांच कर रहा है। हम सन्नाटे में आ गए और हमने घबराकर बीवी के कान में कहा कि लो, आज तू गिरफ्तार की जाएगी। चांदनी पुलिस इत्यादि से कभी न डरती थी, किंतु इस समय सचमुच वह चुप हो गई। हम दोनों फिर आकर बैठ गए और ये हजरत, जो वास्तव में काउंसिल के मेंबर थे, इस कड़वे मजाक पर खूब हंस रहे थे। इतने में उनके एक दोस्त आए और वे भी बैठ गए। उनके साथ पानी की बहुत सी बोतलें थीं। उनके दोस्त ने एक बोतल उठाई और उसको गिलास में खोलकर बर्फ की बोतल में डालकर फिर गिलास में लेकर के जब पिया, तब क्या बताएं वह किस प्रकार कूदे। गिलास छोड़कर कूद रहे थे। उनके दोस्त का और हमारा हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। अब ये हजरत विचित्र चक्कर में थे। कहने लगे कि ये बोतलें और बर्फ तो शहर की हैं, इनमें कहां से कड़वाहट समा गई। हमारी बीवी गरीब और बेचारी बनी हुई बुर्का ओढ़े अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, जैसे उसको इससे कुछ मतलब ही नहीं है। हमने उससे पान की डिबिया मांगी, उसने हैंडबैग में बताई। हमने उसमें से डिबिया निकाली और इन दोनों के सामने पान किए। वे हजरत हंसकर कहने लगे कि जनाब, कहीं इन पानों में भी तो मुसीबत नहीं है। हमने कहा कि साहब, ये तो हमारे घर के हैं। उन्होंने एक पान लिया और एक उनके दोस्त ने लिया। वास्तव में हमें मालूम भी न था कि एक डिबिया कड़वे पानों की है और हमने भी एक पान मुंह में रख लिया। शीघ्र ही सबको थूकने पड़े और उन हजरत का तो हंसी के मारे बुरा हाल था और कहते थे कि ये आखिर मुसीबत क्या है कि चांदनी ने बात बना दी और कहा कि मालूम होता है कि आपने स्टेशन वाले पान खाए, दूसरी डिबिया से लीजिए। हमने कुल्ली की और दूसरे पान खाए, कड़वे फेंक दिए। भाग 5। हम खुदा खुदा करके नैनीताल पहुंचे और बीच में कोई वर्णन करने योग्य बात सामने न आई। हमारे साथ सफर करने वाले हजरत रह रहकर रात में मामलों पर विचार कर रहे थे और आश्चर्य के साथ हंस भी रहे थे, क्योंकि उनके दूसरे दोस्त भी, जो काउंसिल की बैठक में सम्मिलित होने के लिए आए थे, कुनैन का स्वाद या तो स्वयं बरेली में ले चुके थे और या उनका तमाशा देख चुके थे। हर आदमी आश्चर्य प्रकट करता था कि आखिर ये किस तरह संभव है कि शहर से बोतल में बर्फ आए और वह कड़वी हो जाए। हद हो गई कि नल की टोंटी से कड़वा पानी निकले। तात्पर्य, हम उनसे विदा हुए। हमने एक पूरी मोटर किराए पर ली और उसमें बीबी को बैठाया और नैनीताल की चढ़ाई शुरू हुई। हमने बीवी को सचेत कर दिया कि यदि भविष्य में तू शरारत करेगी तो निश्चय पुलिस में दी जाएगी, किंतु वह तो रात की घटनाओं के ऊपर हंसी के मारे बेकाबू थी। इस तरह उस चढ़ाई को हमने बड़े आनंद के साथ समाप्त किया। नैनीताल पहुंचकर हमने हिमालय होटल में डेरा डाला। दूसरे ही दिन से साधारण ढंग पर चांदनी ने फिर कुनैन का प्रयोग जारी कर दिया। असंभव था कि चाय आए और शक्कर को छोड़कर वह दूध इत्यादि को कड़वा न कर दें। प्रतिदिन का नियम था। मीलों हम पैदल चलते थे और दिन भर सैर सपाटे में कटता। न जाने कब के और कहां के दोस्तों से भेंट हुई और हम और हमारी बीबी जगह जगह दावतें खाते थे। काउंसिल की बैठक देखने गए। यहाँ हमारे साथ सफर करने वाले दोस्त से भेंट हुई। हमने उनसे अपनी बीवी का कायदे के साथ परिचय कराया। ये भी विचित्र दिल्लगीबाज और मनोरंजक आदमी थे। ऑनरेबल नवाब मोहम्मद यूसुफ से
कौन ऐसा भला आदमी होगा जो नैनीताल जाए और किसी न किसी प्रकार परिचय न प्राप्त करे, या उनके चौड़े और बनावटपूर्ण दस्तरखान पर बिना बुलाए हुए तरह तरह के अंग्रेजी और हिंदुस्तानी खाने न खा आए। ये हजरत भी उन्हीं के यहाँ ठहरे हुए थे। इनको बरेली की घटना इस प्रकार याद थी कि फिर चर्चा करके हंसने लगे और कहने लगे कि भाई वहां बहुत ही आनंद रहा, किंतु ये न मालूम हुआ कि आखिर किसकी शरारत थी। 2-3 ही दिन में इन हजरत से काफी जान पहचान हो गई, क्योंकि हम अवश्य काउंसिल की बैठक देखने आते थे। चांदनी को शरारत किए हुए काफी दिन हो गए थे, अतः उसने फिर एक ऐसी शरारत कर डाली कि हम बहुत घबरा गए। काउंसिल के रिफ्रेशमेंट रूम में वैसे तो कई बार गए, बल्कि प्रतिदिन जाने का मौका मिलता था, किंतु एक दिन हमारी फरिश्ते की आदत वाली बेगम साहिबा को वहां भी अवसर मिल गया और न मालूम किस प्रकार चाय, शक्कर और दूध को इस तरह कड़वा की कि हमको भी पता न चला। पता तो हमें तब चला जब काउंसिल के इंटरवल में वही हजरत हंसते हुए हमारे पास दौड़े आए और कहने लगे कि भाई होशियार हो जाओ, बरेली वाला आ गया। हमने कहा क्या मामला है, तो वे हमें और चांदनी को काउंसिल के रिफ्रेशमेंट रूम में ले गए, जहां कुछ थोड़े से ऑनरेबल सदस्यगण मुंह की कड़वाहट दूर करने के लिए कुल्लियां कर रहे थे। हमने चांदनी से धीरे से कान में कहा कि अब निश्चय तेरी शामत आ गई, अच्छा है कि यहां से भाग चल। अतः हम शीघ्र लौट आए। जिस दिन हम जाने वाले थे उसके एक दिन पहले काउंसिल के ये मेंबर साहब हमें झील के किनारे मिले और हमने उनकी बार बार की चर्चा और उनकी तबीयत से खुश होकर ये उचित समझा कि उनसे इस कड़वाहट का भेद बता दें। अतः हमने उनसे चांदनी की शरारत के लिए क्षमा मांगी तो हक्का बक्का होकर खड़े रह गए और पूरी कहानी सुनकर कहने लगे कि अब हम तुम्हें 2-3 दिन न जाने देंगे। उन्होंने 2-3 दिन अपने दोस्तों को, जो या तो स्वयं बरेली के स्टेशन पर कुनैन के शिकार हुए थे और या दूसरों को देख चुके थे, चांदनी से मिलाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी बीवी इस आनंद करने की जगह से लोगों की आंखों से बचने के लिए हमें लेकर ऐसी अदृश्य हुई कि लोग खोजते ही रह गए। भाग 6। वापसी में अभाग्य से कहिए या सौभाग्य से हमारे एक दोस्त का साथ हो गया। उनकी बीवी पर्दे की बहुत ज्यादा पाबंद थी और ये उनको 3रे दर्जे में सफर कराते थे और स्वयं 2nd क्लास में सफर करते थे। और मजा ये कि बीवी के पास तक न झांकते थे, नौकर या नौकरानी के द्वारा खबर मंगाया करते थे। हमने भी चांदनी को 3रे दर्जे में ठूंसा और कहा, ले अब अपनी हैसियत के मुताबिक सफर कर और बुर्का ओढ़कर भली औरतों की तरह मुंह लपेट कर बैठ। उसे मजबूरन बैठना पड़ा। हमारे दोस्त की बीवी बहुत शर्मीली, खामोश और सीधी सादी थी। हालांकि वे उम्र में चांदनी के बराबर ही थी, मगर बेचारी को दुनिया का तजुर्बा बिल्कुल न था। हमारा उनका बरेली तक साथ हुआ। काठगोदाम से सुबह की गाड़ी में रवाना हुए। हम कभी बीवी से मुलाकात कराते थे, मगर हमारे साथी साहब दूर ही से खड़े होकर सिर्फ इतना देख लेते थे कि उनकी बीवी खिड़की का पट बंद किए है या खोले। एक स्टेशन पर जनाने डिब्बे के पास से कोई गुंडा निकला और उसने हमारे दोस्त की बीवी को, जो उस वक्त खिड़की खोले बैठी थी, देखा तो पास से गुजरते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? वह बेचारी धक से रह गईं। मारे डर के उनका कलेजा कांपने लगा। घबराकर चांदनी से कहने लगी, बहन खुदा के लिए खिड़कियां चढ़ा लो, कोई बदमाश मुझसे ऐसा कहकर चला गया। हमारी तेज तर्रार बीवी ने हंसकर कहा, आपने बता क्यों न दिया कि बरेली जा रही हूं? वह बेचारी हंसने लगी और कहने लगी, मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल सकती, मैं बहुत घबराती हूं। ये बातें हो ही रही थी कि वह फिर खिड़की के सामने से गुजरा और उसने फिर वही कहा। दोस्त की बीबी घबराकर एकदम से खिड़की चढ़ाने लगी। इतने में वह चलते चलते बोला, ये गजब तो न करो। इस पर बेचारी के हाथ पैर फूल गए, खिड़की हाथ से छूट पड़ी
और बेदम होकर कोने में मुंह छिपाकर बैठ गई। चांदनी हंस रही थी और वह चांदनी से कह रही थी कि इसी मारे तो खिड़की के पास औरतों का बैठना ठीक नहीं होता। दरअसल उसकी हालत काबिले रहम थी। चांदनी दौड़कर खिड़की के पास आई, मगर वह गुंडा जा चुका था। हम जो अगले स्टेशन पर आए तो उसने ये घटना सुनाई और दूर से उस शख्स को दिखाकर कहा, मालूम होता है कि आज उसकी शामत आई है। हमने देखा एक मामूली लफंगा सा आदमी था। मैला पाजामा, टर्की टोपी और काला अचकन पहने था। वहां गाड़ी देर तक ठहरती थी। हम थोड़ी देर बाद ही चले आए। हमने अपने दोस्त से कहा तो वे बेचारे कहने लगे, क्या बताएं, बस इसी मारे तो औरतों का सफर करना ठीक नहीं होता। हमने कहा, जनाब आपने पर्दे की हद करके ही ये हाल कर दिया है। अगर आप अपने साथ बिठाएं तो क्या हर्ज हो। मगर ये सब बेकार था, क्योंकि हमारे उनके ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क था। चांदनी पर नटखटपन का भूत सवार हो गया। उसने पहले तो हमारे दोस्त की बीवी की बुज़दिली पर खफा होकर सजा के तौर पर उसे एक कड़वा पान खिलाया। इसके बाद उसने देखा कि वही हजरत आ रहे हैं। वह खिड़की की तरफ मुंह खोले बैठी थी। पान की डिबिया उसके हाथ में थी। जैसे ही वह पास आया वैसे ही इसने डिबिया खोली। गुंडा मुस्कुराकर बोला, अकेले ही अकेले। चांदनी ने फौरन एक पान उसे दे दिया, जिसे उसने फौरन ले लिया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वह हजरत नल पर खड़े थूक थूक कर अपनी चोंच साफ कर रहे हैं, क्योंकि सारा मुंह कड़वा हो रहा था। वह हजरत जले भुने फिर लौट कर आए और पान की कड़वाहट के बारे में चांदनी से कोई बेहुदा शब्द कहा। उसने डांट कर कहा, शरीफों की सी बातें करो। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। हमारे दोस्त की बीवी का ये बातें देखकर जो हाल हुआ वह बयान से बाहर है। जब चांदनी ने उसे पान दिया तो वह कहने लगी, अगर तुम्हारे मियां देख लेते तो क्या होता। चांदनी ने कहा, कुछ नहीं, इसमें क्या हर्ज है। वे कहने लगी, खुदा के लिए रहने दीजिए, वरना ये बदमाश और भी पीछे पड़ जाएगा। इतने में वह फिर आया और उसने पहले से भी ज्यादा कोई बेहूदी बात कही। चांदनी मारे गुस्से के कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नैनीताल में हमने उसे सीप के हैंडल का एक बढ़िया सा छाता 7.5 रुपए में ले दिया था। उसने आओ देखा न ताओ छाता लेकर गाड़ी से उतरी और पीछे से उस गुंडे के सिर पर एक हाथ जोर से मारा। उसने जो मुड़कर देखा तो एक डांट बताकर जो छाते मारने शुरू किए तो एक गुल मच गया। लोगों ने समझा इस शख्स ने न जाने क्या बदमाशी की होगी। चारों तरफ हुल्लड़ सा मच गया। पास में एक अंग्रेज मुसाफिर खड़ा था। उसने उसे पकड़ लिया। चांदनी अपनी गाड़ी में चली गई और वह गुंडा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। हम चांदनी के पास आए, जो इस जंग के बाद गुस्से से कांप रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे। हमारे दोस्त की बीवी कोने में सहमी बैठी थी। हमने चांदनी की पीठ ठोंकी और कहा, शाबाश, खूब किया। भाग 7। बरेली स्टेशन पर हमारे दोस्त हमारी बहादुर बीवी की तारीफ मगर ऐतराज के साथ करते हुए विदा हुए। इतने में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर साहब आए और उन्होंने हमारा पता वगैरह लिखा। वे कहने लगे, अगर आपको ऐतराज न हो तो आपकी बीबी का नाम भी गवाहों में लिख लूं, क्योंकि उस बदमाश के पास कोकेन भी बरामद हुई है। थोड़े ही दिन बाद चांदनी के नाम बरेली के रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत से समन आया कि फलां तारीख को आकर मुल्जिम को शिनाख्त करो और गवाही दो। चांदनी इस अदालत की पेशी से चकराई। वह कहने लगी, मैं तो न जाऊंगी। हमने कहा, क्या तेरी शामत आई है? अगर समन से न जाएगी तो वारंट कट जाएगा और पुलिस पकड़कर तुझे ले जाएगी। फिर मुल्जिम के वकील तुझसे जिरह करके तेरी सारी शरारतों की इकट्ठी कसर निकाल लेंगे। समन तो लेना पड़ा, मगर चांदनी सख्त परेशान थी। अगर हम चाहते तो उसे इस झगड़े से निकाल सकते थे, मगर हमने सोचा कि कुछ तजुर्बा होना अच्छा ही है। इसलिए हमने उससे कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रेलवे मजिस्ट्रेट एक डिप्टी कलेक्टर थे।
जब हम खुद अपनी बीवी को लेकर हाजिर हुए तो उन्होंने अपने करीब कुर्सी दी। मुल्जिम की शिनाख्त हुई। जब मजिस्ट्रेट चांदनी के बयान लेने लगे तो हमने चुपके से उसके कान में कहा, वकील तुझसे जरह करेगा, अगर कहीं तूने जरा भी झूठ कहा तो समझ ले कि तुझ पर झूठी गवाही यानी दरोग हल्फी का मुकदमा चल जाएगा और तुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये सुनकर वह और भी बौखला गई। जब उससे मुल्जिम के वकील ने जिरह की तो वह और भी घबराई। उसे मजबूरन कबूल करना पड़ा कि उसने सजा के तौर पर मुल्जिम को कुनैन डालकर कड़वा पान दिया था। इत्तेफाक से बरेली की घटना अभी ताजी ही थी। मैजिस्ट्रेट ने दिन और तारीख जो पूछी तो मालूम हुआ कि जिस रोज बरेली स्टेशन पर तमाम चीजें कड़वी हुई थीं, वही दिन बरेली स्टेशन पर चांदनी की उपस्थिति का था। उस मामले की तहकीकात पुलिस पहले ही कर चुकी थी। तमाम कड़वी चीजों की डॉक्टरी परीक्षा भी हो चुकी थी। परीक्षक ने बताया था कि सारी चीजें कुनैन से कड़वी की गई थीं। हर जगह तहकीकात से साबित हो चुका था कि कोई औरत थी। पान वाले ने कहा था कि मैंने एक औरत के हाथ पान बेचे थे। यही बात रोटी वाले ने कही थी। होटल वाले का बयान भी मौजूद था। मैजिस्ट्रेट ने इन सब बातों को मिलाकर देखा तो मामला और ही नजर आया। इसके अलावा तहकीकात में लोगों ने जो बयान दिए थे उनमें भी चांदनी की हुलिया दर्ज थी। मैजिस्ट्रेट बेचारे बड़े नेक आदमी थे। उन्होंने कुछ हमारा लिहाज किया और कुछ हमारी बीवी का, जो इस वक्त बेतरह घबरा रही थी। उन्होंने एक तरफ तो वकील को बहुत से ऐसे सवाल करने से रोका जिनका जवाब देने के पहले ही शायद चांदनी रो पड़ती, और दूसरी तरफ इस कड़वाहट की बात को अप्रासंगिक कहकर बंद कर दिया। अदालत से छुट्टी मिली तो उसकी जान में जान आई, लेकिन डबल फर्स्ट क्लास के किराए का परवाना जो उसके हाथ आया तो फिर वही हालत हो गई। हमने कहा, क्यों, इस परवाने को आधे दाम पर हमारे हाथ बेचोगी? जी मुंह धो आइए, चांदनी बोली, उन्हीं आधे दामों से कुनैन खरीदी जाएगी। अदालत में जो परेशानियां नजर आई थीं, वह सब दूर हो गईं। हमने कहा, तू ना मालूम किस भूल में है। ताज्जुब नहीं कि अभी तेरी पेशी मुल्जिम के तौर पर कुनैन वाले मुकदमे में हो। ये वह भी जानती थी कि मजिस्ट्रेट और सब इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस कुनैन वाले मामले की खुद तहकीकात कर चुके थे और दोनों ये जान गए थे कि तमाम चीजें उसी ने कड़वी की थीं। इसलिए वह मेरी बात सुनकर कुछ घबरा गई। शाम को हम रेलवे बंगले पर अपनी मुल्जिम बीवी को लेकर गए और उनके सामने उसकी तरफ से हमने उसका जुर्म कबूल किया। उन्होंने आश्चर्य और दिलचस्पी से सारा किस्सा सुना और अंत में इत्मीनान दिलाया कि कुनैन वाला मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। चांदनी की कुनैन का इस्तेमाल इतना बढ़ गया था कि अगर कुछ दिन बाद इस शरारत से खुद उसका जी न भर गया होता तो वह जरूर ही पुलिस में पकड़ी जाती। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिर्जा अजीम बेग चुगतई का हास्य उपन्यास शरीर बीवी का 5वां परिच्छेद। इसका अगला परिच्छेद लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।